हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आइज फाउंडेशन। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 17 अगस्त 2024 के डेली करंट अफेयर्स। इन द डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू एनालाइज टू टॉपिक्स ऑफ 17 अगस्त 2024। पहला टॉपिक है द एसेंस ऑफ इंडियाज इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। इंडिया का जो इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है उसका एसेंस क्या है। तो इन्फ्लेशन कहाँ आएगा, जीएस पेपर 3 में आएगा। सब्जेक्ट क्या है, इंडियन इकोनॉमी। सेकंड, हिंडनबर्ग प्रोब एंड कॉल्स फॉर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी इन्वेस्टिगेशन, जेपीसी इन्वेस्टिगेशन। ये सिलेबस में आएगा जीएस पेपर 2 जो है इंडियन पॉलिटी का पार्ट। प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, हाँ दोनों टॉपिक प्रीलिम्स में काफी इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन प्रीलिम्स में हमेशा इंपॉर्टेंट होता है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट जरूर होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, द एसेंस ऑफ इंडियाज इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। ये इन्फ्लेशन इंडिया में कौन टैकल करता है ना। इन्फ्लेशन टैकल करने के लिए भी एक आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी होता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन टैकल करने का काम किया जाता है। बट क्या इंडिया में इन्फ्लेशन टैकल हो पा रहा है? ये दोनों लोग जो हैं आपके, जो ये यहाँ पे प्रोफेसर साहब हैं, ये भी प्रोफेसर हैं, ये दोनों लोग इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, ये बताते हैं कि अच्छे से लास्ट 10 ईयर में हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग नहीं हो पाया है ना। तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है हम लोग समझते हैं। इन्फ्लेशन का जनरल मतलब क्या है, प्राइस राइज। प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं, अब अगर प्राइस में राइज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। तो इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग समझते हैं, इन्फ्लेशन कैसे हो रहा है, प्राइस राइज कैसे हो रहा है। अगर प्राइस राइज हो रहा है तो हम लोग उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं प्राइस राइज को लेके। और ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेगा फूड प्राइसेस में राइज को लेके। फूड प्राइसेस में राइज खासकर इंडिया में एक बहुत ही जबरदस्त कंसर्न है। अगर आप ऑयल देखोगे, जो एडिबल ऑयल है, दाल है, पल्सेस वगैरह है ना, जो भी फूड आइटम्स है उनका प्राइस लगातार 10 साल से बढ़ ही रहा है। तो उस पर यह टॉपिक काफी बात करने वाला है। The article discusses a proposal from the Economic Survey suggesting that RBI should focus on core inflation excluding food prices. इकोनॉमिक सर्वे जो आता है, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि आरबीआई को कोर इन्फ्लेशन पे फोकस करना चाहिए, फूड इन्फ्लेशन को छोड़ देना चाहिए और सिर्फ कोर पे फोकस करना चाहिए, है ना। हेडलाइन पे फोकस नहीं करना चाहिए। तो पहले हमें यह समझना है कि ये कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब आप तो समझ गए, इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस का बढ़ना, वो हम क्या बोल सकते हैं, इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। इन्फ्लेशन दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का सीधा सीधा मतलब हो गया, जो भी आपके पास गुड्स अवेलेबल हैं, जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, सब में इन्फ्लेशन को ऐड कर दो, जो भी सबका इन्फ्लेशन आता है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन है ना। मतलब सारे गुड्स एंड सर्विसेज हम यहाँ पे इंक्लूड कर ले रहे हैं, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज अ मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन। टोटल इन्फ्लेशन इज हेडलाइन इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी। टोटल इन्फ्लेशन की बात हो रही है, ठीक है, इंक्लूडिंग कमोडिटीज सच एज फूड एंड एनर्जी प्राइसेस which tend to be much more volatile and prone to inflationary spike. ऑयल एंड गैस, ये भी क्या है, एनर्जी है। एनर्जी का प्राइस, फूड का प्राइस, वो भी इन्फ्लेशनरी होता है। उन सबको ऐड करके जो टोटल इन्फ्लेशन बनता है उसको हेडलाइन बोलते हैं। इससे डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। कोर इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? अब कोर इन्फ्लेशन में घटा दिया जाता है ना। किसको घटा दिया जाता है? फूड एंड एनर्जी को हटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। ऑल आइटम्स में से फूड एंड एनर्जी माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा? कोर इन्फ्लेशन बन जाएगा। मतलब कोर मतलब हेडलाइन, मतलब ये होगा, अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया, हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया, इसमें से अगर हम लोग ऐसे निकाल दें तो क्या बच जाएगा? कोर। कोर में क्या निकाल दिया हमने? फूड निकाल दिया और फ्यूल निकाल दिया, ये अलग हो गया तो कोर बच गया, है ना। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ, ऑल आइटम्स ऑफ सीपीआई। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर जो भी चीजें खरीदता है, हम लोग क्या खरीदते हैं? फूड भी खरीदते हैं, हम लोग फ्यूल भी खरीदते हैं, है ना, पेट्रोल वगैरह भी खरीदते हैं, हम लोग क्लोथ्स खरीदते हैं, हम लोग शूज खरीदते हैं, हम लोग एजुकेशन सर्विसेज लेते हैं, हम लोग हेल्थ सर्विसेज लेते हैं। वो सारा कुछ जो हम लोग लेते हैं उसको बास्केट में डालो, जैसे अमेजन आपसे सारा चीज बास्केट में डलवाता है ना, वैसे ही डाल दो, तो उसके जो प्राइस निकलेगा उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। A consumer price index is a price index that price of a weighted average of market basket of consumer goods and services purchased by household। जो भी हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं उसका मार्केट एवरेज क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीपीआई। अब बात हो रही है हाई फूड प्राइस इन्फ्लेशन इन इंडिया। फूड प्राइस जो है उसका इन्फ्लेशन इंडिया में काफी ज्यादा है ना, अनयूजुअली हाई है। रिसेंट ईयर की बात करें
इन जून फूड प्राइसेस रोज नियरली 10% ईयर ऑन ईयर। इस साल जून में पिछले साल जून के कंपैरिजन में फूड प्राइसेस में 10% का इजाफा था। और ये 2019 से, कोविड के पहले से ही फूड प्राइसेस बढ़ रहा है। कोई बोलेगा कोविड के बाद बढ़ गया, फिर रशिया यूक्रेन वाद के बाद बढ़ गया। नहीं, कोविड के पहले से भी इंडिया में फूड प्राइसेस बढ़ रहा है। इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इन्फ्लेशन विद फूड प्राइसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सीपीआई। सीपीआई में फूड एक काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है। ओवरऑल इन्फ्लेशन हैज आल्सो बीन हायर। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो भी कुछ सालों में हायर रहा है, जो भी यूजुअल इन्फ्लेशन से हायर रहा है। आरबीआई का रोल क्या होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में? आरबीआई 2016 से इन्फ्लेशन को टारगेट कर रही है ना, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो इन्फ्लेशन को टारगेट करती है। आरबीआई का टारगेट क्या है? आरबीआई का टारगेट है, आरबीआई 4% के आसपास इन्फ्लेशन रखवाना चाहती है इंडिया में। 4% प्लस थोड़ा बहुत उसको एडजस्टमेंट दिया गया है 2% का। 2% तक ज्यादा हो सकता है इन्फ्लेशन, मतलब 6% तक मैक्सिमम टारगेट उसको दिया गया है कि 6% में तो इन्फ्लेशन रोक ही लो, 6 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, या 2% से कम भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 2% से कम हो रहा है इन्फ्लेशन तो मे भी शायद ग्रोथ पे भी इशू दिखेगा, है ना। 4% is the band, 4% the actual target which is given to RBI, बट ये भी पास्ट 5 ईयर से मिस हो रहा है। कोविड ईयर के पहले से ही ये टारगेट मिस हो रहा है। बट क्या सिर्फ इंडिया में मिस हो रहा है? क्या नहीं, इंडिया के अलावा बाकी जगह यूके यूएस के जो भी सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक इट इज आरबीआई, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि ग्लोबल फूड प्राइसेस को वो लोग भी कैसे मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे दो प्रपोजल को इवेलुएट करना है, 2 की क्वेश्चंस को हमें इवेलुएट करना है। इज रिमूविंग फूड प्राइसेस जस्टिसेबल? क्या आरबीआई जो है वो आरबीआई अभी किस पे फोकस कर रही है? हेडलाइन इन्फ्लेशन पे फोकस कर रही है। हेडलाइन इन्फ्लेशन पे क्या, अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन पे फोकस कर रही है तो क्या हमें सिर्फ कोर इन्फ्लेशन पे फोकस करवाना चाहिए? क्या हमें फूड निकाल देना चाहिए? क्या आरबीआई को फूड इन्फ्लेशन पे फोकस नहीं करना चाहिए क्या? तो क्या ये करना जस्टिसेबल होगा इंडिया के लिहाजे से? तो इंडिया के लिहाजे से नहीं जस्टिसेबल होगा। यूएस के लिहाजे से शायद ठीक भी है, क्योंकि यूएस में कंज्यूमर जो भी खरीद रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 10% या इवन लेस देन 10% क्या है? फूड है। इंडिया में कंज्यूमर्स जो भी खरीद रहे हैं, हम गरीबों जितने भी लोग हैं, पॉपुलेशन सबका एक एवरेज की बात हो रही है, उसमें से 50% क्या है? फूड ही है। एज ए स्टूडेंट आप अपना खर्चा देख लो, है ना। एज ए स्टूडेंट आप अपना खर्चा देख लो। अगर आप किसी सिटी में रहते हो, जैसे गुवाहाटी में रहते हो, रेंट के बाद सबसे ज्यादा खर्चा आप किसमें करते हो? फूड में ही करते हो। तो 50% ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो इंडिया में जाता है वो फूड में जाता है। तो अगर हम फूड ही निकाल देंगे तो बाकी का इन्फ्लेशन देख के कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। इम्प्लीकेशन फॉर पॉवर्टी, अ हाई शेयर ऑफ फूड एक्सपेंडिचर इंडिकेट्स अ लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। फूड एक्सपेंडिचर पे ही अगर हमारा हाई शेयर चला जाता है, मतलब जितना पैसा है मैक्सिमम फूड में ही खर्च कर दे रहे हैं, तो बाकी चीजों के लिए तो पैसा ही नहीं बच रहा है ना। दैट मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? लोअर है। एंड ग्रेटर वल्नरेबिलिटी टू फूड प्राइस इंक्रीज, मतलब कि अगर फूड प्राइसेस बढ़ती हैं तो आदमी ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। इस केस में और ज्यादा पैसा उसके पास कम बचेगा बाकी चीजों के लिए। इग्नोरिंग फूड प्राइसेस चेंजेस इन इन्फ्लेशन टारगेटिंग would neglect the concern of significant portion of India's population। अगर हम फूड प्राइस चेंज को अगर हम इग्नोर कर दें, है ना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग would neglect the concern of significant portion of India's population। ठीक है, तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन का कंसर्न भी यहाँ पे क्या होगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा। कैन द आरबीआई कंट्रोल कोर इन्फ्लेशन बेटर, है ना। अगर मान लो हेडलाइन छोड़ो, क्या कोर इन्फ्लेशन ही आरबीआई मैनेज कर पाएगा क्या, है ना। द आरबीआई इज अनलाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग कोर इन्फ्लेशन दैट इट हैज बीन विथ हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन को भी आरबीआई अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाई, कोर को भी नहीं कर पाएगी। The justification that food price fluctuation are transitory is not applicable to India। अगर कोई जस्टिफिकेशन देता है कि फूड प्राइसेस तो टेम्पोरली बढ़ती हैं, ट्रांजिशन में बढ़ती है, अचानक से टोमेटो का प्राइस बढ़ गया, अचानक से कम हो गया, बट आप देखो मिल्क प्राइसेस कितना बढ़ा, हर फूड प्राइस कितना बढ़ रहा है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ओवर अ डिकेड, लास्ट 10 ईयर से फूड प्राइसेस बढ़ती ही जा रही हैं, कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है। इंडिया में फूड प्राइस का बढ़ना एक रियल प्रॉब्लम है, एक टेम्पोररी स्पाइक नहीं है। इग्नोरिंग फूड प्राइसेस इन इन्फ्लेशन टारगेटिंग वुड ओवरलुक अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक रियलिटी।
इंडिया के इकोनॉमिक रियलिटी का एक क्रूशियल एस्पेक्ट वहां ओवरलुक हो जाएगा, अनदेखा हो जाएगा। टारगेटिंग कोर इन्फ्लेशन को अगर टारगेट भी करे आरबीआई तो कैसे करेगा? आरबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। ओवर द पास्ट 13 ईयर इंडियाज एनुअल एवरेज कोर इन्फ्लेशन हैज स्टेड विद इन आरबीआई टारगेटेड 4% इन ओनली 1 ईयर एंड इवन देन जस्ट बेयरली। लास्ट 13 ईयर में सिर्फ एक साल ऐसा हुआ है कि 4% के अंदर, बिलो 4% कोर इन्फ्लेशन इंडिया का रहा है। हेडलाइन छोड़ दो, कोर है ना, कोर भी सिर्फ 4% के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार ही रहा है लास्ट 13 ईयर में, वो भी बेयरली रहा है, जस्ट थोड़ा 4 से कम होगा। इंटरेस्ट रेट डायनामिक्स कंट्री टू पॉपुलर बिलीफ रेजिंग द आरबीआई रेपो रेट। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, ये डिटेल में आप पढ़ते हो जब आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स। मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रेपो रेट। रेपो रेट मतलब रीपर्चेज ऑपरेशन। रेपो रेट की वजह से आरबीआई क्या करता है, मनी देता है, लेंड करता है, मतलब लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को। अब अगर कॉमर्शियल बैंक के पास लोन आ गया तो कॉमर्शियल बैंक हमें लोन दे सकता है, बाकी लोगों को पैसा दे सकता है। बाकी लोगों को पैसा देगा तो बाकी लोग सामान खरीदने में, बाइक वाइक हर चीज खरीदने में यूज करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड ज्यादा हो जाएगा चीजों का, तो डिमांड बढ़ने से क्या बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, फटाफट चीज खरीद लेंगे तो क्या बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है ना। तो आरबीआई के पास रेपो रेट का हथियार है। रेपो रेट अगर आरबीआई ने बढ़ा दिया तो बैंकों के पास पैसा कम आएगा, बैंक पैसा ज्यादा आरबीआई से नहीं लेंगे। बैंक आरबीआई से पैसा नहीं लेंगे तो बैंक लोगों को आगे भी ज्यादा इंटरेस्ट पे देंगे, तो लोगों को भी ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, है ना। तो डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। ये क्या है, इंटरेस्ट रेट का डायनेमिक्स है जो आरबीआई के रेपो रेट पे डिपेंड करता है। बट ये अभी अभी का करंट अफेयर्स ये बोल रहा है कि ये हमेशा हो, नेसेसरली हो, ये जरूरी नहीं है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, डेटा का इन्वेस्टिगेशन ये बताता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए, रेपो रेट वगैरह बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो इन्फ्लेशन बढ़ने की जगह, घटने की जगह बढ़ भी सकता है, क्योंकि बढ़ा दिया, लोगों का डिमांड कम हो गया। अब लोगों का डिमांड कम हो गया तो हम सोचते हैं ना कि इन्फ्लेशन घट जाएगा, है ना। लेकिन लोगों का डिमांड कम हो गया, अब कंपनी को अपना प्रॉफिट मेंटेन रखना है तो कंपनी क्या करती है, प्राइसेस बढ़ा देती है। प्राइसेस बढ़ा देगी तो वापस इन्फ्लेशन जस का तस। दिस occurs because higher interest rate can squeeze demand, prompting firms to raise prices to protect their profit margin। तो ये बात आई होप आपके समझ में आई होगी। फूड प्राइसेस पे इंपैक्ट होता है। फूड प्राइस इन्फ्लेशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस कोर इन्फ्लेशन बाय अफेक्टिंग वेजेस, वेज अफेक्ट करके, विच आर ए सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ फर्म्स कॉस्ट, जो एक फर्म के कॉस्ट का सिग्निफिकेंट परसेंटेज होता है। एज फूड प्राइस राइजेस वेजेस टेंड्स टू फॉलो। जैसे फूड प्राइस बढ़ता है वेजेस भी उसके पीछे बढ़ता है, इन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है, हायर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन बढ़ता है। अभी आरबीआई का रेपो रेट कितना है, 6.5%, है ना। तो ये वापस से मैं अगर आपको बताऊं, है ना, तो रेपो रेट आप समझते हो, रेपो रेट का मतलब होता है रीपर्चेज ऑपरेशन रेट। रेपो रेट से क्या करता है, आरबीआई लोन देता है। आरबीआई किसको लोन देता है, बैंक्स को। बैंक्स के पास अगर रेपो रेट कम है तो बैंक्स लोन लेंगे, बैंक्स के पास पैसा ज्यादा है, बैंक्स आगे भी सस्ते में लोन देंगे इंसानों को, बाकी इंडस्ट्रीज को, वो लोग भी खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा किसी भी चीज का तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो रेपो रेट अगर आरबीआई ने बढ़ा दिया तो बैंक्स के पास पैसा कम आएगा, क्योंकि बैंक्स कम पैसा लेंगे, आगे कम देंगे, आगे कम देंगे तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन घटना चाहिए। यह है कॉन्सेप्चुअल, घटना चाहिए। अगर एग्जाम में आए तो क्या लगाओगे, घटना चाहिए। बट डिमांड कम गया, अगर किसी एक साइकिल कंपनी ने प्राइस ही बढ़ा दिया, ठीक है, तो ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है कई बार। तो ये पूरा यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो कोर इन्फ्लेशन भी टारगेट नहीं हो पा रहा है। फ्लॉड अप्रोच ऑफ एक्सक्लूडिंग फूड प्राइस, इंडिया में खासकर अगर फूड प्राइस को एक्सक्लूड कर देंगे तो ये कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी विच रिलाइज ऑन इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट कैन नॉट इफेक्टिवली कंट्रोल इन्फ्लेशन सिंस इट डज नॉट इन्फ्लुएंस फूड प्राइस। क्या मॉनेटरी पॉलिसी फूड प्राइस को कंट्रोल करता है? क्या आप लोन लेके खाना खरीदते हो, क्या नहीं खरीदते? तो ये एक बहुत बड़ा जरूरी पॉइंट है जो आप लिख सकते हो एग्जाम में, मेंस एग्जामिनेशन में। मॉनेटरी पॉलिसी विच रिलाइज ऑन इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट कैन नॉट इफेक्टिवली कंट्रोल इन्फ्लेशन, है ना। ग्लोबल आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, द रिलायंस ऑन सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग फूड प्राइसेस स्टेम्स फ्रॉम एन आइडियोलॉजिकल शिफ्ट पोस्ट सोवियत यूनियन कोलैप्स। कि सेंट्रल बैंक को इन्फ्लेशन देखना चाहिए लेकिन फूड का इन्फ्लेशन नहीं देखना चाहिए। ये कहां से राइज होता है,
ये 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद एराइज होता है। इंडिया में भी एलपीजी रिफॉर्म के बाद एराइज होता है। ये वेस्टर्न प्रैक्टिस है, इंडिया के लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न में फूड का कंपोनेंट कम ही है लोगों का, इंडिया में 50% तक है। फूड इन्फ्लेशन इज द राइज इन द प्राइस ऑफ फूड कमोडिटी, है ना, उसको फूड इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या होना चाहिए, कैसे हम इन्फ्लेशन को एड्रेस करेंगे, खासकर हम फूड इन्फ्लेशन को कैसे एड्रेस करेंगे। फूड इन्फ्लेशन, फूड में इन्फ्लेशन आ गया है ना, फूड में क्या है, इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन मतलब प्राइस का बढ़ना, प्राइस का बढ़ना दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो सप्लाई पे, क्या सप्लाई कम है क्या फूड का, सप्लाई कम है क्या, तो सप्लाई बढ़ाना होगा, एग्रीकल्चरल ईल्ड बढ़ाना होगा। सप्लाई साइड से क्या बढ़ाना होगा, एग्रीकल्चरल ईल्ड, अलग अलग एग्रीकल्चरल वेराइटीज को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये काम करना पड़ेगा। दूसरा काम करना पड़ेगा, सप्लाई तो चलो कम है तो सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दूसरा साइड ये है कि लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, तो लोगों को पैसा दिया भी जा सकता है, ठीक है। खैर पहले बात करते हैं एग्रीकल्चरल ईल्ड कैसे बढ़ेगा। दिस रिक्वायर्स ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दैट कंट्रोल कॉस्ट, इंश्योरिंग ए स्टेडी सप्लाई ऑफ फूड एट स्टेबल प्राइस। स्टेबल प्राइस पे स्टेडी सप्लाई ऑफ फूड हो, जिससे पॉपुलेशन और इकोनॉमी दोनों ही कम हो। दूसरा, कैसे फूड प्राइस इन्फ्लेशन को हम इग्नोर नहीं करें, रादर इकोनॉमिक सर्वे क्या सजेस्ट करता है, इनकम ट्रांसफर कर दो हाउस होल्ड को। जैसे राहुल गांधी बिफोर इलेक्शन, है ना, प्रॉमिस कर रहे थे कि जब उनकी गवर्नमेंट आएगी वो बैंक अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर करवाएंगे खटाखट खटाखट, तो वही इनकम ट्रांसफर करना होगा हाउस होल्ड को, है ना। एक तरह से यहाँ पे बिना पूछे जो भी लो इनकम फैमिलीज हैं, मंथली उनके यहाँ पैसे ट्रांसफर कराने पड़ेंगे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो जाके यहाँ पे काम हो पाएगा। थ्रो इनकम ट्रांसफर टू हाउस होल्ड, डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग कई बार यूनिवर्सल बेसिक इनकम के नाम से भी जान लेते हैं। हाउएवर इट फूड प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज फास्टर देन ओवरऑल इन्फ्लेशन, अगर तब भी फूड प्राइसेस बढ़ती ही रही बाकी इन्फ्लेशन से, तो कितना पैसा आप हाउस होल्ड को भेजोगे, बजट भी तो गड़बड़ हो जाएगा गवर्नमेंट का बजट भी गड़बड़ हो जाएगा, तो कितना कब तक पैसा भेजा जा सकता है, इस पे भी एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है। द नेसेसिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन कंट्रोल, अल्टीमेटली देयर इज नो अल्टरनेटिव टू कंट्रोलिंग द राइज ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स। ऑल गुड्स के प्राइस कंट्रोल करने का कोई अल्टीमेटली कोई खास फॉर्मूला नहीं दिख रहा। A focus solely on core inflation without addressing food prices would leave India vulnerable to ongoing inflationary pressure that undermine the standard of living for its population. अगर हम सिर्फ कोर की बात करें और बाकी फूड की बात छोड़ दें, इंडिया का पॉपुलेशन वल्नरेबल हो जाएगा। तो फूड की बात करने के लिए वी शुड बी हैविंग सम मेजर, और ये आर्टिकल क्या डिस्कस करता है, एग्रीकल्चरल पे पूरा फोकस करो, आउटपुट बढ़ाने पे, सप्लाई बढ़ाने में फोकस करो, एट द सेम टाइम यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिससे कुछ मंथली इनकम हर हाउस होल्ड में पहुंचे, खासकर एक फिक्स इनकम से कम वाले 4 लाख 5 लाख पर ईयर इनकम से कम वाले हाउस होल्ड में 2000 3000 5000 कुछ एक मंथली इनकम पहुंचे, जो लोग उस पे खाने पे खर्चा कर सके या खाने का फूड का इन्फ्लेशन को बीट कर सके। सेकंड टॉपिक ऑफ द डे, हिंडनबर्ग प्रोब एंड कॉल्स फॉर जेपीसी इन्वेस्टिगेशन। जेपीसी मतलब होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी इन्वेस्टिगेशन। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट मतलब दोनों, पार्लियामेंट में लोकसभा भी होता है राज्यसभा भी होता है, लोकसभा से भी मेंबर आओ राज्यसभा से भी मेंबर आए, दोनों मेंबर मिला के एक कमेटी बने जिसको बोलते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। हिंडनबर्ग एक एजेंसी है जिसने प्रोब किया है, प्रोब मतलब खोज किया है कि इंडिया का जो एजेंसी है सेबी, है ना, सेबी की जो चीफ रही है सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच, तो उन्होंने फ्रॉड किया है, ऐसा क्लेम करता है हिंडनबर्ग। तो ऐसा हिंडनबर्ग क्लेम करता है, तो पार्लियामेंट में यह डिमांड उठा कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए और इस पूरे क्लेम का क्या किया जाए, जांच किया जाए, है ना। हिंडनबर्ग रिसर्च इज अ यूएस इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म विद अ फोकस ऑन एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग, फाउंडेड बाय नाथन एंडरसन इन 2017 में ये बना था हिंडनबर्ग। द सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, 1988 में फाउंड किया गया, बट 1992 के अराउंड इसको सेबी को स्टैट्यूटरी मतलब रिकॉग्निशन मिला, लॉ बन गया सेबी के ऊपर, फाउंड 1988 में ही हो गया था। द अपोजिशन हैज डिमांडेड ए जीपीसी इन्वेस्टिगेशन इनटू द हिंडनबर्ग रिसर्च
एलिगेशन अगेंस्ट सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच, किसने डिमांड किया है? अपोजिशन ने। तो डेफिनेशन क्या है? जेपीसी एडहॉक कमेटी होता है। एडहॉक मतलब टेम्पररी, जब जरूरत पे बनता है, हमेशा बना हुआ नहीं रहता है। हाउसेस लोकसभा राज्यसभा दोनों से होते हैं, है ना। पार्टी स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनेट, जिस पार्टी में ज्यादा मेंबर है उस पार्टी से ज्यादा मेंबर जेपीसी में होंगे। फॉर एग्जांपल बीजेपी से अगर ज्यादा मेंबर लोकसभा राज्यसभा में है तो जेपीसी में भी ज्यादा मेंबर होंगे। स्ट्रक्चर क्या है? द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द लोकसभा इज डबल दैट फ्रॉम द राज्यसभा। लोकसभा में वैसे भी मेंबर 545 है, राज्यसभा में वैसे भी मेंबर 245 है ना। ऑलमोस्ट डबल नंबर लोकसभा का जाता है, तो जेपीसी में भी लोकसभा से मेंबर क्या होंगे? डबल होंगे। एक तरह से जेपीसी एक मिनी छोटा मोटा पार्लियामेंट की तरह काम करती है, एक टाइम फ्रेम के अंदर, क्लोज्ड रूम में, है ना। पार्लियामेंट तो ओपन रूम में कैमरे के सामने लोग स्पीच देते बहस करते हैं, बट जेपीसी क्लोज रूम में क्या करती है? डिस्कशन करती है। तो ऑब्वियसली वहां पे पार्टीज एजेंडा लोग इतना ज्यादा सामने नहीं लाते और ज्यादा अच्छे से ज्यादा सही तरीके से वहां पे काम होता है, बिना पॉलिटिक्स के वहां पे काम होता है। फॉर्मेशन कब होता है? फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? एस्टैब्लिश थ्रू अ मोशन पास्ड इन वन हाउस। किसी भी हाउस में एक मोशन इनिशिएट किया जा सकता है, दूसरा हाउस उस मोशन को एग्री कर सकता है, विथ मेंबरशिप एंड सब्जेक्ट डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, है ना। मेंबरशिप क्या होगा, कितने मेंबर होंगे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, और क्या सब्जेक्ट ये लेगा, कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जेपीसी कैन एक्सेस डॉक्यूमेंट एंड एग्जामिन ऑफिशियल फ्रॉम एनी रिलेवेंट मिनिस्ट्री। किसी भी रिलेवेंट मिनिस्ट्री से, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, किसी भी मिनिस्ट्री से ऑफिशियल्स को एग्जामिन कर सकती है, डॉक्यूमेंट को यूज कर सकती है। मेंबर में सबमिट डिसेंट नोट इफ दे डिसएग्री विद द मेजोरिटी, है ना। जेपीसी में भी अगर वो लोग डिसीजन ले रहे हैं तो एक मेजोरिटी से लेंगे, ठीक है। मान लो कुछ लोग अगर एग्री नहीं कर रहे हो डिसीजन पे, तो डिसेंट नोट भी लिख सकते हैं। नोट लिखेंगे कि हाँ वो इससे एग्री नहीं करते हैं और क्यों नहीं करते हैं। गवर्नमेंट एक्शन एंड ओवरसाइट रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट इज नॉट ऑब्लाइज टू एक्ट ऑन जेपीसी रिकमेंडेशन। ऐसा नहीं है जेपीसी ने जो रिकमेंडेशन दिया वो गवर्नमेंट को मानना ही मानना है, बट इट मस्ट रिपोर्ट ऑन द फॉलो अप एक्शन। बट उसको रिपोर्ट जरूर करना है कि क्या क्या फॉलो अप एक्शन गवर्नमेंट ने लिया है। एक्शन टेकन ऑन रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट बेस्ड ऑन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स कैन बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में डिस्कस हो सकता है जहां ऑपोजिशन गवर्नमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ जेपीसी क्या है? access to details, GPC enables the opposition to access all details surrounding an alleged scam। किसी alleged scam के बारे में सारा डिटेल मिल जाएगा, है ना। ऑपोजिशन को भी मिल जाएगा। पॉलिटिकल प्रेशर, द प्रेजेंस ऑफ जेपीसी कैन एक्सर्ट significant political pressure on the government, which is why government often resist such demand। इसलिए इस बार भी गवर्नमेंट ने डिमांड रेसिस्ट किया है। जेपीसी बना है क्या? हाँ, 6 मैटर्स पे ऑलमोस्ट जेपीसी पहले बन चुका है। 3 मैटर जो है वो फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड रहे, आई रिपीट द वर्ड क्राइम, है ना। और मोस्टली 6 बार जेपीसी फॉर्म हो चुका है। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम 2013, केतन पारिक शेयर मार्केट स्कैम 2001, हर्षद मेहता सेबी सिक्योरिटीज एंड बैंकिंग स्कैंडल, सेबी नहीं सिक्योरिटीज एंड बैंकिंग स्कैंडल 1992, ये 3 पे भी बन चुका है, और भी अगस्ता वेस्टलैंड और भी मैटर्स पे बन चुका है ना। तो 3 मैटर्स जो थे वो फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड थे। 2G स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम क्या था? 2G स्पेक्ट्रम से ये आप नेट और वाईफाई और बाकी चीजें जो यूज करते थे। जेपीसी रिपोर्ट क्लियर्ड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ऑफ रॉन्ग डूइंग। जेपीसी रिपोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को क्या कर दिया? क्लियर कर दिया कि उन्होंने कोई गलती नहीं किया है। स्टेटिंग ही वाज मिसलेड रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस, कि उनको मिसलेड किया गया, है ना, यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस के प्रोसेस में। इस रिपोर्ट का क्रिटिसिज्म भी हुआ। द रिपोर्ट फेस बैकलैश फ्रॉम द बीजेपी, क्योंकि ऑब्वियसली जब बीजेपी से बना होगा तो कांग्रेस और अपोजिशन, उस समय जो गवर्नमेंट थी उसकी मेजोरिटी ज्यादा थी, तो बीजेपी ने बैकलैश किया, अपोजिशन किया। हु लेबल्ड इट अ कवर अप, जेपीसी को जो भी यहाँ पे रिपोर्ट था उसको कवर अप बोला, क्लेमिंग इट वाज द मोस्ट शेमफुल स्कैम इन द इंडियन हिस्ट्री, बोला कि ये इंडियन हिस्ट्री में मोस्ट शेमफुल स्कैम है। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम किसने सामने लाया था? सीएजी ने लाया था। सीएजी ने बोला, सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो डायरेक्टली एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है आर्टिकल 148 के अकॉर्डिंग। उसने क्या बोला कि 2G में क्या हुआ है? रेवेन्यू लॉस हुआ है। स्टेटिंग द कैलकुलेशन मेथड वेयर फ्लॉड एंड अलाइंड विथ एस्टैब्लिश्ड टेलीकॉम पॉलिसी ऑफ द टाइम, है ना। सीएजी ने क्या बोला कि जो भी 2G में
कैलकुलेशन हुआ है वो कैलकुलेशन फ्लॉड है, कैलकुलेशन कम दिखाया गया है और क्या हुआ है, स्कैम हुआ है। इसी के ऊपर जेपीसी बनाई गई। जेपीसी ने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दे दिया था, है ना। केतन पारिक शेयर मार्केट स्कैम है, क्या ये स्कैम भी समझना है, इसके बारे में भी बहुत जानना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केतन पारिक भी एक बैंक चलाता था, एक तरह से ब्रोकर भी था, है ना, बैंक को भी रन कर रहा था। एलिगेशन क्या लगे कि वो शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट करता है, शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट करता है। बाद में जेपीसी बनी 2001 में, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर, है ना। ए 105 सीटिंग की जेपीसी ने, उन्होंने रिपोर्ट भी दिया, रिकमेंडेशन भी दिया। रिकमेंडेशन की वजह से स्टॉक मार्केट में चेंजेस भी लाए गए, रेगुलेशन में पूरी तरह से 100% रिकमेंडेशन अडॉप्ट नहीं किए गए। लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, केतन पारिक को जेल भेजा गया 2008 में, है ना, फिर 2 इयर्स के लिए 2014 में। तो ऐसे करके जेपीसी और भी जगह जेपीसी ने अपना रिकमेंडेशन दिया है जो रटना नहीं है। हमें बस ये समझना है इस आर्टिकल के थ्रू कि जेपीसी है क्या, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है क्या। आई होप आपको समझ में दोनों टॉपिक आ गए होंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, जय हिंद।